हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 का। आज 2 दिसंबर की आल शिफ्ट के सभी जो प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं, जो आपको 2 दिसंबर की सभी शिफ्टों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हूबहू वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। यह क्वेश्चन है जो आप सभी स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे भेजे गए हैं। उन क्वेश्चनों के आधार पर आपके आने वाली शिफ्टों में एसएससी सीजीएल की एग्जाम में जो आने वाली शिफ्टों के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के जो इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, संभावना है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए यह सेशन आप सभी के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के सेशन का आरंभ करते हैं। 2 दिसंबर आल जो शिफ्टों के क्वेश्चन पे जो एग्जाम में आज की समस्त शिफ्टों में पूछे गए हैं उन पे बात करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना 23 जून, जी हाँ 23 जून 1894 में की गई थी। और जो इसकी स्थापना है तो वह या इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। जी हाँ, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना है वह 23 जून 1894 में फ्रांस के पेरिस शहर में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था? तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो आपातकाल होते हैं भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 352 से लेकर आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक 3 प्रकार के आपातकालों की बात की गई है, जिनमें जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, इसे ही राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो दोस्तों, यह विज्ञान में जो विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है, बायो से, जो कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, पूछा गया है आज की जो शिफ्ट में, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, यहाँ से बात करें जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर, जी हाँ 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह जो प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन पर बात करें। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जो अंग्रेजों और जो बंगाल के जो तत्कालीन जो नवाबों के मध्य है युद्ध होता है। इस युद्ध में जो बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। जी हाँ, जो बंगाल के तत्कालीन नवाब थे जो 1757 में वह सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा जाता है। और प्लासी स्थान है जो दोस्तों वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। जी हाँ, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया वह रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और जो बंगाल के नवाब था वह था जो नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया। लेकिन जो तत्कालीन नवाब था बंगाल का वह था सिराजुद्दौला। जी हाँ, सिराजुद्दौला तो वहां तत्कालीन नवाब था, लेकिन इसकी तरफ से सेना का नेतृत्व किया वह मीर जाफर ने किया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, मीर जाफर ने सेना का नेतृत्व किया था, जबकि जो तत्कालीन 1757 में प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे उनका नाम है सिराजुद्दौला। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी को यह फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म का दोस्तों केमिकल जो रासायनिक सूत्र होता है वह पूछा गया है। तो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। जी हाँ, CHCl3 को जो इसे ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। जी हाँ, ट्राइक्लोरोमेथेन भी इसका नाम है। और इसे जो क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। जी हाँ, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो सरहुल महोत्सव होता है जो स्प्रिंग सीजन या वसंत ऋतु में मनाया जाता है। जी हाँ, वसंत ऋतु में मनाया जाता है। वसंत ऋतु में सरहुल उत्सव मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है श्रेष्ठ योजना कब शुरू हुई थी? तो यह है दोस्तों, आपने देखा था कि जो कल हमने 1 दिसंबर का एनालिसिस किया था उसमें भी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए थे। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन योजना से पूछा जा रहा है। यदि आपका आगे आने वाली शिफ्टों में आपकी एग्जाम होने वाली है तो दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन योजनाओं के बारे में, जो भारत की मुख्य मुख्य योजना है उन सभी का आप एक बार अध्ययन कर जरूर जाना है, क्योंकि एक यहाँ से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पुटअप हो रहा है। तो यहाँ पे बात करें श्रेष्ठ योजना, तो श्रेष्ठ योजना को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जी हाँ, श्रेष्ठ योजना केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए 6 दिसंबर 2021 को आरंभ किया गया है। तो दोस्तों श्रेष्ठ योजना है, केंद्र सरकार की योजना है और यह योजना का उद्देश्य है जो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए, उनके दोस्तों विकास के लिए यह जो योजना लॉन्च की गई है। इसी क्रम में आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना से। तो दोस्तों आपने देखा है जो कल हमने 1 दिसंबर का जो एनालिसिस किया है सभी शिफ्टों का, उसमें भी जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ भी जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों दिनों में जनगणना से क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन आ रहा है वह योजना से है। तो ये जो मुख्य है जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इन सभी टॉपिकों का आपको जो बिल्कुल गहन अध्ययन करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोस्तों भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो वर्तमान में दोस्तों जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में, जी हाँ 10 वर्षों के अंतराल में होती है। लेकिन यह स्वरूप इस प्रकार नहीं है। भारत में जनगणना की शुरुआत है जो 1872, जी हाँ 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है और उस समय जो भारत के वायसराय हुआ करते थे वह थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की दोस्तों गवर्नरशिप के दौरान ही जो भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। लेकिन यह जो जनगणना है गैर वैज्ञानिक तरीके से की गई थी। अब बात करें वैज्ञानिक तरीके से, पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है। तो दोस्तों आपको यह सभी पता होना चाहिए कि 1872 में भारत में पहली जनगणना होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो उस समय यह गैर वैज्ञानिक तरीके से हुई, लेकिन अब वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना 1881 में होती है और यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपको यहां से यह पता होना चाहिए, भारत में जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है। जी हाँ, भारत में जो जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद वह भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा और जनगणना आयुक्त के द्वारा आयोजित की जाती है। तो दोस्तों आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़े और बात करें अगले क्वेश्चन पर। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यहाँ से बात करने वाले हैं वित्त आयोग की। तो आप सभी को पता है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन की दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। इसका गठन 1951 में होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वित्त आयोग की स्थापना होती है वह 1951, जी हाँ 1951 में होती है। और वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह एन नंद किशोर सिंह या एन के सिंह, दोस्तों एन के सिंह है जो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। लेकिन दोस्तों जब इसकी स्थापना होती है 1951 में, तब वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है तो वह है केसी नियोगी। जी हाँ, केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाती है तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वह एन के सिंह है। एन के सिंह का पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी पर की थी? दोस्तों कल ही के एनालिसिस में मैंने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी पर की गई थी। कल की जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस जो वंश के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो हरियर और बुक्का है जिनने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की। और जो संगम वंश के दोस्तों 2 पुत्रों हरियर और बुक्का ने मिलकर तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ से नदी होती है तुंगभद्रा नदी, और इसी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 1336 में। किसने की? हरियर और बुक्का ने की। और किस वंश के थे? संगम वंश के थे। और किस नदी के किनारे की? तुंगभद्रा नदी के किनारे की। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से अनेकों क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों इनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन पूछा जाना बाकी है कि कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों आगे आने वाली एग्जाम की जो शिफ्टों में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपको एनालिसिस करवाया जा रहा है उसमें नृत्य से भी एक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समस्त जो राज्यों के मुख्य मुख्य नृत्य है उन्हें देखकर जाना है। यहाँ पे आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है। तो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्य मुख्य लोक नृत्य है उनको लिख दिया है। पोंग नृत्य है, दामिडा डांस है, वांचो डांस है, तापू नृत्य है, बारडो छम नृत्य है, खाम्पटी नृत्य है, बुइया नृत्य है और रिखमपाड़ा नृत्य है, लायन एंड पीक डांस है, यानी सिंह और मयूर नृत्य है। जी हाँ, ये तम समस्त है जो अरुणाचल प्रदेश की जो लोक नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ से आपको चारों ऑप्शनों में से इन्हीं में से कोई ऑप्शन दिया गया होगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन दिया गया था आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो थोड़ा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और अपने साथियों के पास भी दोस्तों जो ये आपका परिवार है स्टैटिक्स IQ परिवार, इसको दोस्तों और बड़ा करने में आप अपना सहयोग कीजिए ताकि आपका परिवार काफी बड़ा हो सके। और सभी जो अपनी तैयारी है आगे आने वाली शिफ्टों की एग्जाम की तैयारी दोस्तों यहाँ से एनालिसिस देख के कर सके किस टॉपिक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और अभी वीडियो के अंत में आप सभी को बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन में बात करें। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव है यह नागालैंड में मनाया जाता है। जी हाँ, हॉर्नबिल महोत्सव है यह नागालैंड में मनाया जाता है। जी हाँ, नागालैंड राज्य के द्वारा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में 1 दिसंबर से आपकी एग्जाम आरंभ होती है और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ मुख्य राज्यों के मुख्य जो त्योहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य त्योहारों में आता है बुरी बूटे, मायोको, द्री, पोंगटू, लोसार, मोनपा उत्सव। तो दोस्तों लोसार उत्सव है अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। और अब बात करें असम की, तो असम के मुख्य नृत्यों के बारे में बात की जाए, सॉरी दोस्तों मुख्य नृत्य नहीं, यहाँ पे हम मुख्य त्योहारों के बारे में बात कर रहे हैं। अंबुबाची है जो असम में मनाया जाता है, भोगली बिहू है, भोगली बिहू भी असम में मनाया जाता है, बैसागु त्योहार असम में मनाया जाता है, देहिंग पटकाई त्योहार भी जो असम में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा है कि जो असम के मुख्य मुख्य त्योहार आपके सामने हैं। अब बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में एक मुख्य त्योहार का आयोजन किया जाता है और यह एग्जाम में दोस्तों काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है और यह मुख्य भी है जो है चापचार कूट महोत्सव। और चापचार कूट महोत्सव है जो मिजोरम राज्य के द्वारा मनाया जाता है। फिर बात करें नागालैंड की, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा अन्य जो अन्य महोत्सव है त्यूसुकेने है और सैक्रेनी त्योहार भी हो नागालैंड के द्वारा मनाया जाता है। मेघालय राज्य की बात करें तो नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है, खासी त्योहार मनाया जाता है और वांगला त्योहार मेघालय में मनाया जाता है। फिर बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर में योसांग त्योहार मनाया जाता है, पोराग त्योहार मनाया जाता है, चवांग कुटी त्योहार मनाया जाता है। और अंत में बात करें खारची पूजा है, खारची पूजा त्योहार है जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप सभी के सामने जो मुख्य मुख्य जो त्योहार है उन सभी को रख दिया गया है। आगे आने वाली एग्जामों की जो शिफ्ट है दोस्तों SSC CGL की जो अगली आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप इसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख के जरूर जाइएगा। अब बढ़े अगले क्वेश्चन में और बात करें तो अगला क्वेश्चन है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन राष्ट्रमंडल खेलों से भी पूछा गया है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट में होता है और यह गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें 2018 में जो 21वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, इसमें भारत ने कुल 66 पदक जीते हैं। जी हाँ, भारत ने कुल 66 पदक जीते हैं, जिनमें स्वर्ण 26 हैं, रजत पदक 20 हैं और कांस्य पदक हैं जो 20 दिए गए हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका में 80 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर रहता है और इंग्लैंड 45 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर, और जो अपना भारत है वह तीसरे स्थान पर 26 स्वर्ण पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीतता है, जिनमें स्वर्ण पदक 26 है, रजत पदक 20 है और कांस्य पदक भी 20 दिए गए हैं। तो दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन से क्वेश्चन आ चुका है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा लेवल अप होगा और यह क्वेश्चन पूछे जाने ही है। तो दोस्तों एक बार यह भी टॉपिक आपको देखकर जाना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें
तो अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे बात करें कि वायुमंडल में यह गैसों का मिश्रण पाया जाता है, उसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। और बात की जाती है यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 20.95% समथिंग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर बात करें आर्गन की, आर्गन है यहाँ पे 0.93% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाती है, CO2 की बात की जाती है, तो यह 0.038% पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो थोड़ी मात्रा में जो वाष्प भी होती है, सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैस है वह है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है आर्गन, और फिर उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, महाद्वीपीय परत की जो औसत मोटाई लगभग कितनी है। तो यहाँ पे बात की जाए महाद्वीपीय क्रस्ट पृथ्वी की क्रस्ट का घटक है। जी हाँ, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वह पृथ्वी की क्रस्ट का ही एक घटक है, जिसमें महाद्वीप शामिल है। जी हाँ, जिसमें महाद्वीप शामिल है। और महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर है। जी हाँ, जो मोटाई की बात की जाती है वह 35 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिकेट और एल्यूमिनियम की बनी होती है। जी हाँ, सिलिकेट और एल्यूमिनियम से बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है हरिसेन किसका दरबारी कवि था। तो दोस्तों जो हरिसेन था वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहा करता था, और हरिसेन है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वह 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री रहे समुद्रगुप्त के शासनकाल में। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है सालवाई की संधि किस वर्ष हुई थी। तो जो सालवाई की संधि थी वह 17 मई 1782। जी हाँ, 17 मई 1782 में सालवाई की संधि होती है। इस संधि के ही दोस्तों, इस संधि को होने के कारण ही जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। जी हाँ, प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है वह सालवाई की संधि होने के कारण समाप्त होता है। और यह सालवाई की संधि होती है 17 मई 1782। और ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच 17 मई 1782 को ही सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब धीरे धीरे शिफ्टों में पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछना आरंभ कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एक यह टॉपिक पंचवर्षीय योजना से संबंधित भी दोस्तों देखकर जाना है। आगे आने वाली जो शिफ्टों में 100% दोस्तों पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आपको यह भी एक बार टॉपिक क्लियर करके जाना है। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक लॉन्च की गई थी, इसके अंदर जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया है। और बात करें उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन पर बल, अवसर की समानता व आर्थिक समानता पर यहाँ पे बल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमें तंबाकू के ऊपर न्यू चेतावनी कब से जारी की जाएगी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आज ही के जो 2 दिसंबर की जो एग्जाम हुई है उसमें यह पूछा गया है कि तंबाकू के ऊपर जो नई चेतावनी जारी की गई है वह कब से जारी की जाएगी। तो 1 दिसंबर से, जी हाँ कल ही से 1 दिसंबर से 2022 से यह नया जो आदेश है लागू कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। दोस्तों आज ही की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। दोस्तों यह विद्यार्थियों के द्वारा क्वेश्चन पूरा नहीं भेजा गया। तो हम बात करते हैं यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति पद के संबंध में कुछ कथनों के बारे में। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। भारत का प्रथम संवैधानिक पद होता है वह प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल की जो 5 वर्ष की अवधि होती है, जी हाँ 5 वर्ष की अवधि ही इनके कार्यकाल की होती है। और जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जी हाँ, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जहां राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्यकाल है स्टूडेंट यहाँ पे 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। जी हाँ, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन भी करता है। तो दोस्तों यह कुछ मुख्य फैक्ट थे जो उपराष्ट्रपति के संबंध में कथनों के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो
तो अगला क्वेश्चन है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो जो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी वह 29 अगस्त 2019 से, जी हाँ 29 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। और जो फिट इंडिया मूवमेंट इज ए नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया टू encourage people of remain healthy and fit by including physical activities and sports। तो दोस्तों फिट यहाँ पे भारत के लोगों को फिट रखने के लिए जो हेल्थी स्वस्थ रखने के लिए या फिट रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में भागीदारी बढ़ाने के लिए यह लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2019 से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो बिंबावती देवी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। जी हाँ, जो बिंबावती देवी है यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इनके अलावा अन्य नर्तकों के बारे में बात करें तो जवेरी बहनें हैं जिनका नाम है दर्शना, रंजना, नयना व सुवर्णा, यह भी जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। फिर इसके अलावा बात करें निर्मला मेहता है, सविता मेहता है तथा गुरु विपिन सिंह, यह भी दोस्तों मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। तो यह आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। संगमरमर चूना पत्थर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। माफ कीजिएगा दोस्तों, जो कैल्शियम यहाँ पे पूछा गया है संगमरमर या चूना पत्थर का, तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो चूना पत्थर कहा जाता है या संगमरमर कहा जाता है। जी हाँ, CaCO3 है, इसे कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। हर एग्जाम की जो दोस्तों इस CGL की एग्जाम की हर शिफ्ट में फॉर्मूला से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को जो मुख्य फॉर्मूले हैं वह भी आपको देख कर जाना है। अब बात करें अगले क्वेश्चन पर, कुचिपुड़ी नृत्य में किस म्यूजिक पर किया जाता है। जो कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है वह किस म्यूजिक पर किया जाता है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब बात करें जो कुचिपुड़ी नृत्य है वह कार्नेटिक संगीत पर किया जाता है। और जो कुचिपुड़ी नृत्य है आदिपुरी आंध्र प्रदेश, जी हाँ आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो आपको यहाँ पे यह भी पता होना चाहिए जो कुचिपुड़ी है दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक इस प्रकार है कि जो पुरी है आदि है, जी हाँ पुरी है आदि है, तो पुरी से कुचिपुड़ी होगा और आदि से आंध्र प्रदेश। और यह जो कुचिपुड़ी नृत्य है कार्नेटिक संगीत पर किया जाता है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है। तो क्रिकेट गेंद की परिधि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्रिकेट गेंद की परिधि की बात की जाए तो इंच में यदि ऑप्शन था तो 9 इंच होता है, और यदि सेमी में आपको ऑप्शन दिया गया था तो 22.9 सेमी गेंद की परिधि होती है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। अब दोस्तों बॉल में ही दोस्तों और बात की जाए तो इसका वेट होता है वह 5.5 औंस होता है। जी हाँ 5.5 औंस कहा जाए, या ग्राम में बात की जाती है तो 155.9 ग्राम, जी हाँ 155.9 ग्राम गेंद का वजन होना चाहिए। तो आपको आगे आने वाली शिफ्टों में यह भी पूछा जा सकता है कि जो इसका वजन से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1919 के रोलेट एक्ट में कितने दिनों के लिए जेल का प्रावधान किया गया था। दोस्तों आप सभी को पता है जो 1919 में जो एक्ट लॉन्च किया गया था या लाया गया था रोलेट एक्ट, इसे भारत में काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट के दौरान भारत के सभी दो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़कर जेल में डालने का कार्य किया गया था। और यह 2 वर्षों के लिए उन्हें जेल में डालने के लिए, इसीलिए जो 1919 का रोलेट एक्ट है इसे काला कानून कहा जाता है। जी हाँ काला कानून भी इसे कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लोगों के नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो मुस्लिम लोगों का जो नववर्ष होता है उसे हिजरी न्यू ईयर कहा जाता है। जी हाँ, जो इनके मोहम्मद साहब थे वह जो मक्का से मदीना की जो यात्रा करते हैं उसे हिजरी की या हिजरत की यात्रा कहा जाता है। और उसी यात्रा के दौरान इनका जो मुस्लिम लोगों के नववर्ष की स्थापना होती है और उसे हिजरी न्यू ईयर कहा जाता है। और अब बात करें जो मुसलमानों के लिए नए साल के पहले महीने को क्या कहा जाता है। तो जो मुसलमानों के लिए नए साल का पहला महीना आता है उसे मुहर्रम कहा जाता है। जी हाँ, मुहर्रम महीना मुसलमानों के साल में दोस्तों प्रथम महीना माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने अम्मा व बहिनी योजना को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अम्मा व बहिनी योजना को लॉन्च
किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो सिक्किम सरकार के द्वारा अम्मा व बहिनी योजना लॉन्च किया गया है। तो अम्मा योजना ए स्कीम फॉर हेल्पिंग एंड नॉन वर्किंग मदर्स एंड बहिनी स्कीम बेनिफिटिंग गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों जो अम्मा योजना है, अम्मा योजना तो जो काम करने वाली और जो महिलाएं हैं, कामकाजी घरेलू कामकाजी करने वाली महिलाओं के लिए, और बहिनी स्कीम है जो कि स्टूडेंट जो गर्ल होती है, महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती है, उनके लिए यह लॉन्च किया गया है। और ये अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा कल की एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था और आज की एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं वह संविधान के भाग 4A में है। जी हाँ, 4A के अंदर मौलिक कर्तव्य है। और आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल आता है 51 के कहा जाए या 51A भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों जो संविधान के भाग 4A और आर्टिकल 51 के में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़े गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, दोनों दिन यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आने वाली शिफ्टों में इसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो जो चंगेज खान थे यह जो बाहरी आक्रांता थे और इसकी मृत्यु 1162 में, जी हाँ 18 अगस्त 1227 को दोस्तों इसकी मृत्यु होती है। जन्म होता है 1162 में और जो मृत्यु होती है यह 18 अगस्त 1227 को होती है। और यह एक मंगोल दोस्तों जो मंगोल खान शासक था, यह मंगोल का रहने वाला शासक था। पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, पुष्कर सिंह धामी, हार कर जीतने वाले को पुष्कर सिंह धामी कहा जाता है। और यह किस राज्य के मुख्यमंत्री है? तो जो पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों जो देवभूमि उत्तराखंड, जी हाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। और ये उत्तराखंड के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। जी हाँ 12वें नंबर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, वह है पुष्कर सिंह धामी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में कलाकार के चेहरे को इस तरह से रंगा जाता है जैसे एक मुखौटा पहनकर रंगा जाता है, जो और चेहरे की मांसपेशियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो दोस्तों जो केरल के अंदर केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली किया जाता है, उसमें जो नर्तक होता है उसके चेहरे को रंगा जाता है और चेहरे की मांसपेशियां से इस प्रकार के इंस्पिरेशन दिए जाते हैं कि जो उसमें मांसपेशियों की भूमिका अधिक हो जाती है। तो दोस्तों कथकली नृत्य की बात करें, यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कोशिका के झिल्ली के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो कोशिका के झिल्ली के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पूछी गई है, तो जो आपको सामने कोश होते हैं के, एल, एम, एन, यह 4 कोश होते हैं। इन चारों कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाने हैं? तो यह जो पहला कोश दिया गया है, जी हाँ दूसरा कोश एल है, तीसरा कोश एम है और चौथा कोश है 4। अब यह भरने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2n²। जी हाँ 2n² के द्वारा ही इन कोशों को भरा जाता है। तो यहाँ पे n का मान 1 है तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो n का मान 1 दिया गया है तो 2 गुना 1 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 2। तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर बात की जाए यहाँ पे 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8। एल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। इसी प्रकार 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18। एम में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एन कोश की बात की जाती है 2 गुना 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 16 दूना 32। तो आपने देखा कि पहला जो कोश है के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल में 8 है और एम में 18 और एन में 32। और ये जो समस्त जो कोशों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह 2n² फॉर्मूले से भरे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी दी थी तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी
उस समय 63 तत्व खोजे जा चुके थे। तो यहाँ पे 63 तत्व खोजे जा चुके थे। मेंडलीव ने अपनी आवर्तसारणी में कुछ तत्वों की भविष्यवाणी भी की थी। जी हाँ, कुछ तत्वों की इन्होंने भविष्यवाणी भी की थी, जो भविष्य में जाकर 3 तत्व है दोस्तों, 3 तत्वों की भविष्यवाणी की थी। इन्हें वर्तमान में जाकर अलग नाम से जाना गया था। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन किस महीने में खेला जाता है, तो दोस्तों जो बैडमिंटन के विश्व में जो सबसे बड़े अनाउंसमेंट होते हैं वह होते हैं अफवाह। जी हाँ, अफवाह होते हैं। पहला होता है अमेरिकी ओपन है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन है, तीसरा होता है विंबलडन है और चौथा होता है यूएस ओपन है। जी हाँ, यूएस ओपन होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में, तो यह जनवरी महीने में होता है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है। जी हाँ, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है। तो यह एक क्रम भी है दोस्तों, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। पहले होता है अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फिर होता है फ्रेंच, फिर विंबलडन ओपन है, फिर होता है यूएस ओपन। जी हाँ, फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम है और यह जनवरी में मनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन जो मई जून में मनाया जाता है, विंबलडन मनाया जाता है जो जून जुलाई में मनाया जाता है, और जो यूएस ओपन है अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन पर कि बाबा अलाउद्दीन खान का मेहर घराना किस राज्य में स्थित है, तो जो बाबा अलाउद्दीन खान का मेहर घराना है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो मेहर घराना है, जो जिनके बाबा अलाउद्दीन खान है, यह एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। जी हाँ, एक प्रसिद्ध सरोद वादक भी है। चलिए आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के कितने नंबर का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा यूयू ललित के बाद जो अगले जो सीजीआई बनाए गए हैं मुख्य न्यायाधीश, वह 50वें नंबर के बनाए गए हैं और उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जी हाँ, YV दोस्तों या चंद्रचूड़ है, इन्हें बनाया गया है। अब बात करते हैं जो तिब्बती नववर्ष का क्या नाम है या कौन सा त्योहार तिब्बत में नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन भेजा गया था, एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया कि तिब्बती नववर्ष का क्या नाम है, और किसी ने भेजा कि कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो जो लोसर त्योहार मनाया जाता है वह लोसर त्योहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपका लोसर त्योहार सही होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल की कौन सी परतें रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। तो जो वायुमंडल की जो रेडियो तरंगों को परावर्तन करने का कार्य करती है वह होता है जो आयनन मंडल। आयनन मंडल के द्वारा ही जो रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। फिर बात करें महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए किस नाम की एक ऋण योजना शुरू की गई है। जी हाँ, महाराष्ट्र के जेल विभाग के द्वारा महाराष्ट्र की जो जेल में सजा काट रहे उन कैदियों के लिए भी दोस्तों एक ऋण योजना शुरू की गई है और उस ऋण योजना का नाम है जीवला। जी हाँ, जीवला नाम से ही महाराष्ट्र सरकार ने जो जेल में रह रहे कैदियों के लिए या सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना की शुरुआत की गई है और उस योजना का नाम है जीवला। जीवला नाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पंडित बिरजू महाराज 2012 में कौन सा अवार्ड मिला था। तो दोस्तों जो पंडित बिरजू महाराज है इन्हें 2012 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो पंडित बिरजू महाराज को सन 2012 में उन्ने कानाथू विश्व रूपम, जी हाँ, विश्व रूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया था। और 2016 में पंडित बिरजू महाराज को मोहे रंग दो लाल बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं पंडित बिरजू महाराज जिन्होंने 2012 में जो उन्हें कानाथू विश्व रूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसी के साथ बात करें 2016 में पंडित बिरजू महाराज को मोहे रंग दो लाल बाजीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला का फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है इस्माइल जो पहल है, जी हाँ, इस्माइल 75 पहल है, इसे यह किस क्षेत्र में लॉन्च की गई है या जो इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जो इस्माइल के नाम से एक पहल की गई है, इसका उद्देश्य है शहरों व कस्बों या नगरपालिका के क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना। जी हाँ, जो
75 स्माइल 75 पहल का उद्देश्य है जो शहरों व कस्बों में या नगरपालिका क्षेत्रों को दोस्तों जो भिक्षावृत्ति होती है उससे मुक्त करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास करवाना। जी हाँ, जो व्यक्ति छोटे मोटे कार्य न कर कर जो इन शहरों में भीख मांगने का कार्य करता है उनके पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल का जो आरंभ किया गया है। इस पहल के तहत न सिर्फ भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों वयस्कों के पुनर्वास की सुविधाएं मुहैया कराना है बल्कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय को भी उचित समुदाय सुविधाएं उपलब्ध कराना जो स्माइल 75 पहल का उद्देश्य है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज क्वेश्चन पूछा गया कि जो तालाबों की तली में पाए जाने वाले अपघटक हैं, तो जो तालाबों की तली में फंगाई, बैक्टीरिया और जो फ्लैगलेट्स होते हैं ये सभी पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अगला क्वेश्चन है एम्स्टर्डम जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर किसने जीता है। तो दोस्तों जो एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर किसने जीता है, तो जो इलैयाराजा है, इलैयाराजा ने यह पुरस्कार जीता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है होता है वह किस वर्ष होता है। तो यह जो संशोधन होता है 1992 में होता है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज के अधीन आता है। जी हाँ, और इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 73वें संविधान के माध्यम से और 74वें संविधान के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है वह 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी जाती है और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है वह जो 12वीं अनुसूची 74 या 74वें संविधान के द्वारा जोड़ी जाती है। फिर बात करते हैं जो निम्नलिखित में से किसी का उपयोग इत्र बनाने में होता है। तो दोस्तों आज के जो एग्जाम में इत्र बनाने से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो एनिसोल होता है, एनिसोल जो इत्र बनाने में काम आता है और इस एनिसोल का अन्य क्या नाम है इसे मेथॉक्सीबेंजीन भी कहा जाता है। जी हाँ, मेथॉक्सीबेंजीन भी इसे कहा जाता है। और इसके जो एनिसोल या मेथॉक्सीबेंजीन के रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो दोस्तों यह एक प्रकार का ईथर होता है और ईथर होता है ROR या कार्बन श्रृंखला जो O से जुड़ता है तो उसे ईथर कहा जाता है। तो CH3O C6H5 है जो इसका रासायनिक सूत्र है एनिसोल का। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया कि 2024 के शीतकालीन युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। यह जो 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक होने वाले हैं इनका आयोजन स्थल कौन सा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन कल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आज की एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आज इस शीतकालीन युवा ओलंपिक से आगे भी क्वेश्चन 100% छपने वाले हैं। तो दोस्तों जो शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं यह गैंगवॉन प्रांत में होने वाले हैं और यह गैंगवॉन प्रांत है जो दक्षिण कोरिया में आता है। जी हाँ, जो दक्षिण कोरिया में इनका आयोजन किया जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा है यह सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में यह डेल्टा पाया जाता है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन डेल्टा। अब बात करें अगले क्वेश्चन पर, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है। तो लवलीना बोरगोहेन ने दोस्तों आप सभी ने देखा था टोक्यो ओलंपिक में जो मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो यह लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हर शिफ्ट में फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO और बुझे हुए चूने को कहा जाता है CaOH2। जी हाँ, CaOH2 इसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात की जाती है तो सबसे कम की बात की जाती है तो सबसे कम तो आता है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला भारत का राज्य आता है यूपी। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और क्षेत्रफल की बात की जाए या क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात की जाए सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान। जी हाँ, सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है राजस्थान
और सबसे छोटा राज्य की बात की जाती है तो सबसे छोटा राज्य की बात की जाती है तो वह आता है गोवा। जी हाँ, गोवा राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वह है राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए सिक्किम। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। योजना आयोग की जगह पर क्या लाया गया था? तो दोस्तों जो योजना आयोग पहले हुआ करता था 1 जनवरी 2015 को इसका नामकरण चेंज कर दिया जाता है और इसे नीति आयोग के नाम से इसका गठन कर दिया जाता है। योजना आयोग को खत्म कर दिया जाता है कब? 13 अगस्त 2014 को। जी हाँ, 13 अगस्त 2014 को। जी हाँ, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को सामने आता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में जो योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग की स्थापना की गई है इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इसका अध्यक्ष हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित है? तो रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित है? तो रोशन कुमारी फकीर मोहम्मद शाह भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। जी हाँ, यह भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, अभिनेत्री भी है, कोरियोग्राफर भी है, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में सबसे अग्रणी माना जाता है। तो दोस्तों जो भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक में सबसे अग्रणी माना जाता है वह है रोशन कुमारी और रोशन कुमारी दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्यांगना है, वह जयपुर घराने का अनुसरण करती है। जी हाँ, जो रोशन कुमारी कथक शास्त्रीय नृत्यांगना है यह जयपुर घराने का अनुसरण करती है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक महमूद गजनवी का समकालीन था? तो जो यहाँ पे चोल वंश से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा चोल शासक महमूद गजनी का समकालीन था? तो जो राजेंद्र प्रथम है। जी हाँ, चोल वंश का शासक राजेंद्र प्रथम महमूद गजनवी के समकालीन शासक था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द जो प्रोफेशन होता है पेशा ऑफ दादाभाई नौरोजी। तो दादाभाई नौरोजी का पेशा क्या था? तो दोस्तों दादाभाई नौरोजी थे वह एक मर्चेंट व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। जी हाँ, बिजनेसमैन या व्यापारी थे जो दादाभाई नौरोजी थे, इन्हीं के पैसे से आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा आज के अंतिम सवाल पे चलते हैं। अंतिम सवाल नहीं दोस्तों, आज के हमने समस्त सवालों पे बात कर चुके हैं। आज 2 दिसंबर को, जी हाँ 2 दिसंबर की सभी शिफ्टों के जो एग्जाम में आज क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का दोस्तों रियल एनालिसिस कर चुके हैं। बिल्कुल एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन ही दोस्तों आए थे जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं आप सभी साथियों के द्वारा जो प्रोवाइड करवाए गए हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर ही दोस्तों और उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप सभी के साथियों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास भेजिएगा ताकि वह भी जो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सभी का दोस्तों एनालिसिस करके वह भी दोस्तों जो एसएससी सीजीएल का इस बार काफी बड़ी वैकेंसी आई हुई है उसमें वह भी अपनी एक सीट पक्की कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की दोस्तों नई नई वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी जो तैयारी है वह कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।